आप देख रहे हैं ट्रेडर्स हॉटलाइन। अनुज और मेरे साथ अगर आपने कोई सवाल पूछना है तो हमसे फटाफट संपर्क करें। 1800-209-7890 पर आप कॉल करेंगे या फिर 7045220000 हमारा व्हाट्सएप नंबर है, उस पर आप हमसे संपर्क करें, सवाल भेजिए, हमारे जानकार करेंगे आपकी मदद। लेकिन मार्केट का हाल पहले देख लेते हैं। 300 पॉइंट नीचे मिड कैप इंडेक्स। निफ्टी बैंक देखिए 265 अंकों की गिरावट पर कर रहा है ट्रेड और निफ्टी किसी तरह से 10,700 के ऊपर टिकने की पूरी कोशिश में। हालांकि यहां पर भी 60 पॉइंट की गिरावट देखने को मिली। एडवांस डिक्लाइन रेशियो पूरी तरह से बिगड़ चुकी है। आज खुलते ही लोगों ने सिर्फ और सिर्फ बिकवाली की है। रिकवरी दूर दूर तक फिलहाल तो दिखाई नहीं दे रही है। सेंसेक्स पर भी दबाव, चौतरफा बिकवाली वाला सत्र माना गया है अनुज, और यहाँ से अब फियर फैक्टर और भी बढ़ जाता है क्योंकि हम एक्सपायरी से ज्यादा दूर है नहीं और उसके बाद अंतरिम बजट का दिन रहेगा। बिल्कुल हर्षदा, गुड मॉर्निंग। देखिए पिछले कई दिनों से हम ये बात लगातार पॉइंट आउट कर रहे थे कि मार्केट ब्रेथ बहुत खराब हो चुकी है इस मार्केट में। इस पूरे महीने में एक दिन ऐसा नहीं था जिसमें एडवांसेस डिक्लाइन से ज़्यादा थे, शायद एक दिन था और ज़्यादा मतलब थोड़े डिसेंट नंबर में इसने आउट परफॉर्म किया हो। आज क्या हुआ, आज हम सीधा खुले ही हैं 1:5 पे। तो ये एक जिसे कहते हैं ना रे ऑफ होप, ये वो है। और निफ्टी 10,700 नहीं तोड़ रहा है जो कि अभी रिसेंट टाइम में लोअर बैंड रहा है। तो आज सुबह एक शॉर्ट ट्रेड थी जिसका हमने जिक्र भी किया था कि मार्केट अगर आपको हल्की सी भी बढ़त दे तो वहाँ पर शॉर्ट ट्रेड बनती है। लेकिन उस शॉर्ट ट्रेड में मेरे ख्याल से अब मुनाफा आपको बांध लेना चाहिए हर्षदा, क्योंकि ये ब्रेकडाउन वाली मार्केट इंडेक्स पर नहीं है। आईटी में आज काफ़ी अच्छी बाइंग है, इन्फोसिस वगैरह में। लेकिन एक चीज़ जो बहुत क्लियर हो गई थी पिछले कई दिनों से कि जो कंसेंसस बन गया था आईसीआईसीआई बैंक के ऊपर, वहाँ पर फ्रेश प्रॉब्लम्स आ गई। और वो फ्राइडे को सबसे बड़ा इंडिकेशन था क्योंकि आईसीआईसीआई बैंक की जो एफआईआर हुई है उसमें अगर सिर्फ चंदा कोचर का नाम होता तो मार्केट उसको भूल जाता, क्योंकि अब तो वो एक्स एमडी सीईओ हैं, उसमें बाकी सबका नाम था। तो वहाँ पर एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ आई क्योंकि सब लॉन्ग थे आईसीआईसीआई बैंक पे, सबको लग रहा था कि रिजल्ट आएंगे बहुत अच्छे, सब लॉन्ग का ही सौदा सोच रहे थे आईसीआईसीआई बैंक में। वहाँ एक शॉर्ट ट्रेड ओपन हुई और उसने बैंक निफ्टी को एक पटक नहीं दिया। तो एक यहाँ पर एक ध्यान रखें, यहाँ पर कंसेंसस थोड़ा रॉन्ग पड़ा है और इसकी वजह से मार्केट में प्रेशर है। इस समय मार्केट को सबसे बड़ा फैक्टर जो है वो आईसीआईसीआई बैंक के स्टॉक से है। और ऑफ कोर्स थोड़ा बहुत जो पॉलिटिकल इश्यूज हम डिस्कस कर ही रहे हैं उनका तो आप क्लियर इंपैक्ट देख ही रहे हैं स्क्रीन पर। जी हाँ, तो देखते हैं अब ऐसी स्थिति में क्या आपका ट्रेड बनता है। हमारे साथ आज प्रकाश काबा है कार्यक्रम में और शुभम अग्रवाल भी, आप दोनों का ही स्वागत है। शुभम, पहले आपसे बात करते हैं, बताइए क्या ट्रेड लिया जाए वायदे बाजार के पर्सपेक्टिव से, स्पेशली एक्सपायरी के पर्सपेक्टिव से। कुछ कॉन्फिडेंस नेशनल लेवल्स पर खरीदारी करने का या फिर शॉर्ट लेना बेहतर रहेगा? गुड मॉर्निंग हर्षिता, गुड मॉर्निंग अनुज। मुझे लगता है यहाँ पे जो ओवरऑल ट्रेंड है वो अभी भी मंदी का ही है। और अगर निफ्टी को अगर हम देखें तो एक ट्रायंगल, सिमेट्रिकल ट्रायंगल का आई थिंक ये ऑलमोस्ट सभी एनालिस्ट भी इस चीज़ का बात कर रहे थे काफ़ी समय से। बट जो फेलियर हुआ है 11,000 के लेवल पे जो जा कर के अटेम्प्ट किया निफ्टी ने और फिर क्रॉस नहीं कर पाया, और अब एक यहाँ पे फेलियर देखने को मिल रहा है। मुझे लगता है कि शॉर्ट टर्म प्लस मीडियम टर्म के लिए एक नेगेटिव डेवलपमेंट है और हो सकता है कि करंट एक्सपायरी में ही यहाँ पे गिरावट थोड़ी और बढ़ते हुए दिखे। तो एक कंजर्वेटिव स्ट्रैटेजी शॉर्ट साइड की तरफ यहाँ पे करने की सलाह है। मुझे लगता है एक बेयर पुट स्प्रेड करंट सीरीज़ के लिए ही डिप्लॉय करना चाहिए। 10,700 का पुट खरीदे, 10,500 का पुट बेचे। जो नेट स्प्रेड है वो अभी 50 रुपये का है। मुझे लगता है ये स्प्रेड 100 रुपये तक चला जाएगा इसी एक्सपायरी में और 18 रुपये का हमें स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। चलिए ठीक है, एक आध स्टॉक्स पर एक नज़र डाल लेते हैं। एक तो DHFL, यहाँ अब 8% की गिरावट है, सुबह थोड़ी ज़्यादा थी लेकिन DHFL में फिर से वही सारे इश्यूज, डिसबर्समेंट ग्रोथ ज़ीरो था और वहाँ पर वापस थोड़े से इश्यूज लिक्विडिटी के लेकर लग रहे हैं, तो उस पर थोड़ा ध्यान रखिए आज। और एक्सपायरी वीक में नॉर्मली काफ़ी एक्टिव हो जाता है, तो ये वीक साइड पर थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग साइड पर एक NMDC काफ़ी इंटरेस्टिंग हो गया क्योंकि आयरन ओर की प्राइसेस ओवरनाइट काफ़ी बढ़ी हैं और आज, लेकिन इनका आज एक केस है हर्षदा, कर्नाटका गवर्नमेंट के अगेंस्ट जो इनका केस चल रहा है वो, उसकी आज मेरे ख्याल से हियरिंग है, तो उसको लेके थोड़ा सा काफ़ी इंटरेस्टिंग प्राइस पैटर्न काफ़ी इंटरेस्टिंग है, तो उस पर थोड़ा सा आप थोड़ा सा नज़र रखिए, देखते हैं कि यहाँ से कहाँ जाता है। प्रकाश, गुड मॉर्निंग। मैं आपसे NMDC पर राय जानना चाहूँगा और जी पर भी राय जानना चाहूँगा। वेल, NMDC की बात करें, गुड मॉर्निंग टू यू अनुज। ऐसा लगता है कि यहाँ से एक अपमूव मिल सकता है, शायद 94 एक 96 ये जोन है क्योंकि लोअर लेवल्स पे लगता है कि यहाँ पर सपोर्ट है, यहाँ ज़्यादा गिरावट नज़र नहीं आती है, तो पॉसिबल एक अपमूव मिले तो यहाँ पर लॉन्ग साइड हो सकता है। रही बात जी की, जी मुझे लगता है वीकनेस है इसमें क्योंकि जो एक गिरावट है जैसे आपने बताया था CNBC चैनल पर कि जो सब क्या कह रहे हैं, सॉरी, जिन्होंने बॉन्ड्स दिए हैं
उनको तो रोक लग गई है, उसमें शायद हो गए, लेकिन जो बाकी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन उनके पास तो रोक नहीं है, वो तो बेच सकते हैं और वो शायद बेचेंगे भी। इतनी गिरावट के बाद 600 to 300 450 उसके बाद जो गिरावट हुई है, मुझे लगता है ये 300 भी ब्रेक कर लेगा। एक बार 300 ब्रेक हो जाएगा तो ज़्यादा गिरावट आ सकती है। मुझे यहाँ पर स्ट्रेंथ नजर नहीं आती इसी में। ओके तो देखते हैं, फिलहाल तो 355 के आसपास ये एंटरटेनमेंट ट्रेड करता हुआ। चलिए फटाफट अब सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। हमारे जानकार आपके सारे सवालों के जवाब देना शुरू करेंगे और पहले दर्शक को जोड़ लेते हैं। संजय कुमार रानीगंज से लाइन पर हैं। संजय गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। बताइए सर क्या ट्रेड है आपका? मैम मैंने 4 लॉट रेमंड का लेकर रखा है, उसका एवरेज है 809 रुपीज और आज मैंने एक और लॉट ले लिया, दैट इज 767। तो पहले आपने 809 के 4 लॉट लिए और आज 767 पर आपने ले लिया। 5 लॉट है मेरे पास। तो कोई खास वजह है, इतना रेमंड से लगाव क्यों है? नहीं मैम, लगाव नहीं था, बस ब्रोकर का कहना था स्ट्रांग है भाई, तो मैं एवरेज करते करते आई हैव स्टार्टेड फ्रॉम 830 एंड और ब्रोकर ने आपको कोई स्टॉप लॉस नहीं सुझाया? नहीं मैम, स्टॉप लॉस उन्होंने बताया था 750 का स्टॉप लॉस। क्या सलाह होगी आपकी प्रकाश? 809 पर एक 4 लॉट खरीदे और फिर आज 767 पर भी ले लिया है शेयर। सबसे बड़ी गलती ये है कि अगर आप गलत है तो आउट हो जाइए, ऐड करने से आप सही नहीं होते। ये एक पक्का एक सिस्टम, थोड़ा ध्यान दीजिए, ये एक साइकोलॉजी है। गलत है तो आउट, ऐड करने से सही नहीं होंगे। रेमंड मैंने आज सुबह सेल दिया है, उसका टेक्निकल टारगेट ऑन द डाउन साइड 740 था, मुझे लगता है अब भी वीक है। जो ब्रेकडाउन हुआ है 800 790 जोन पर ब्रेकडाउन हुआ है, काफ़ी अच्छा ब्रेकडाउन हुआ है। उसके हिसाब से लगता है और भी लोअर लेवल देखने को मिल सकते हैं। अगर ये स्टॉक मैं होता फ्यूचर्स में तो मैं तो निकल जाता, एग्जिट कर लेता और लॉस बुक कर लेता। बिल्कुल, लॉस बुक करना बहुत इंपॉर्टेंट है फ्यूचर्स में। संजय कुमार संजय कुमार से बात हो रही थी। विमर्श अब हमारे साथ है मुंबई से। विमर्श गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। पूछे सवाल। मैंने सर बायोकॉन का जिस दिन रिजल्ट आया था उस दिन मैंने 1073 में लिया था, जनवरी फ्यूचर्स का लिया हुआ था। 1073 रिजल्ट के बाद सर थोड़ा बहुत उस दिन मूवमेंट दिखाया, बाद में डाउन आ रहा है। 1073 पे नहीं लिया होगा 5 आपने? लॉट्स लिया है क्योंकि 646 का भाव है इस समय, आपने 673 पे लिया होगा। 1073 नहीं कुछ पॉसिबली ऑप्शन नहीं, आपने 1073 का कॉल option कॉल में लिया गलत या हो। फिर फ्यूचर लिया है? फ्यूचर्स लिया नहीं, उस दिन का प्राइस 673 के करीब हुआ होगा, वो थोड़ा कुछ गड़बड़ है। रिजल्ट वाले दिन, अच्छे रिजल्ट वाले दिन स्टॉक को खरीदना सबसे बड़ी गलती होती है, क्योंकि उससे पिछला अगर आप एक लेफ्ट हैंड साइड पे चार्ट देखेंगे तो वो ऑलरेडी भाग चुका होता है स्टॉक रिजल्ट से पहले, और इसलिए रिजल्ट वाले दिन एक गैप अप पे खरीदना एक बहुत बड़ी गलती होती है। आपको कूल डाउन का वेट करना चाहिए। बायोकॉन अच्छी कंपनी है, अच्छे रिजल्ट्स हैं, लेकिन अब इसमें करेक्शन की ज़रूरत है, क्योंकि एक वन वे रैली हो चुकी है स्टॉक में। तो अब जहाँ पर ये बॉटम आउट होता है वहाँ से इसमें रैली मेरे ख्याल से अच्छी आएगी। लेकिन इस समय आपकी जो ट्रेड में आप फंसे हुए हैं उसमें शुभम क्या करना चाहिए इन्हें? अनुज, अगर फार्मा को ओवरऑल देखें तो जो आईटी और फार्मा में एक भाईचारा बना रहता है वो भाईचारा खत्म हो गया है आज, बिकॉज आईटी स्ट्रांग है और फार्मा पूरा का पूरा सेक्टर ही यहाँ से वीक दिख रहा है। और अगर बायोकॉन पे स्पेसिफिकली देखें तो एक ब्रेकडाउन कंफर्म हुआ था लास्ट ट्रेडिंग सेशन में ही, जो कि इंडिकेट कर रहा है कि अब यहाँ से इमीडिएटली अपसाइड मुश्किल है ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से। तो मुझे लगता है 610 के आसपास ये और गिर सकता है, तो निकल जाना चाहिए। 610 के अगर आसपास आता है तब हो सकता है फिर से एक लॉन्ग ट्रेड बनाया जा सकता है, बट फॉर द टाइम बिंग यहाँ से गिरावट और बढ़ सकती है। ओके तो गिरावट बढ़ने की पूरे चांसेस हैं। अगली बारी सतर्क रहिएगा, स्टॉप लॉस जरूर लगाएं। और अनुज, हम लगातार कहते रहते हैं कि कैपिटल को प्रोटेक्ट करें, स्टॉप लॉसेस लगाइए। उस पर एक रूल बुक भी आपके सहूलियत के लिए सिंबी से आवाज लेकर आएगा, वो भी हम आपको दिखाएंगे कि क्या बेसिक चीजें आपने फॉलो करनी है जब आप ट्रेड में उतरते हैं। चलिए स्पीच अगली दर्शक लाइन पर है अमृता इंदौर से। बताइए अमृता, क्या ट्रेड लिया? मैडम मैंने टाटा स्टील का 1 लॉट सेल किया है 463 में। 463 में आपने शॉर्ट किया टाटा स्टील को, ठीक है। और टाटा स्टील का 480 का कॉल 2 रुपये में 2 लॉट बाय किया है। 480 का 463 में आपने शॉर्ट किया। शॉर्ट किया। ये प्रॉफिट है, लॉस नहीं है। इन्होंने हाँ, शॉर्ट किया है ओके। और इन्होंने कॉल बाय की है। बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी है ये, मतलब इसमें इन्होंने शॉर्ट किया फ्यूचर में, लेकिन अपने आप को हेज करने के लिए हायर लेवल की कॉल बाय कर लिया। तो इनका जो ये लॉस दिख रहा है, ये लॉस नहीं, प्रॉफिट है। प्रॉफिट होना बस ये चाहिए। 16 रुपये 85 पैसे के बजाय 14 रुपये 85 पैसे हो गया प्रॉफिट जो है। तो इसी स्ट्रैटेजी को आगे बरकरार रखेंगे शुभम?
बिल्कुल असदा, अगर यहाँ पे देखें तो उनका स्ट्रैटेजी काफ़ी अच्छा था। हेज करके वो ट्रेड बनाते हैं तो नेचुरली स्टॉप लॉस उनका डिफाइंड है। तो मुझे लगता है कॉल में तो अब यहाँ पे ज़्यादा कोई एक्शन होगा नहीं, बिकॉज आउट ऑफ द मनी हो चुका है। तो फ्यूचर्स में अब आप अपना कॉस्ट का स्टॉप लॉस लगा ले तो 463 का आप एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस अब ले सकते हैं। और मुझे लगता है कि डाउन साइड में 415 420 तक के लेवल टाटा स्टील में आते हुए दिखेंगे। तो हो सकता है कि ये एक्सपायरी के तरफ एटलीस्ट 430 का प्राइस मिले और फिर आप रोल ओवर भी कर सकते हैं नेक्स्ट सीरीज़ में। और नेक्स्ट सीरीज़ में जब आप जाएंगे तो आई थिंक फिर से आपका जो सेम स्ट्रैटेजी है कि हेज करके शॉर्ट करे, वो आई थिंक बेहतर होगा। चलिए, तो ये स्ट्रैटेजी आपने अच्छी एम्प्लॉय की है और इसको अब आप कंटिन्यू करिए तो आपको फ़ायदा रहेगा। और अब अगले कॉलर हमारे साथ सुनील हैं मुंबई से। गुड मॉर्निंग सुनील, वकील साहब। पूछे सवाल। हेलो। हाँ सुनील, पूछे सवाल। ओके सुनील, शायद टीवी का वॉल्यूम काफ़ी हाई है इनका और शायद वो थोड़ा लैग के साथ आता है तो सुन नहीं पा रहे हैं। LIC हाउसिंग के 2 लॉट 480 रुपये पर। सुनील, अगर आप सुन रहे हैं तो ट्रेड ख़राब है और सबसे बड़ी बात यह है कि आपने एक स्टॉप लॉस को रिस्पेक्ट नहीं किया है। और NBFCs में तो अच्छी खासी गिरावट, और LIC हाउसिंग फाइनेंस ने कुछ नहीं किया है। अगर हाउसिंग फाइनेंस में ही आपको जाना है तो HDFC से ज़्यादा आगे सोचना नहीं चाहिए। लेकिन प्रकाश, अब ट्रेड तो उल्टी पड़ गई है, अभी भी निकल जाए यहाँ से। इमीडिएटली निकल जाना चाहिए। इफ़ यू आर रॉन्ग यू आर आउट, सिंपल एज दैट। होप करने से राइट नहीं होता। एग्जिट। ओके, तो उम्मीद छोड़ दीजिए, अब निकल जाइए। याद रखिए LIC हाउसिंग फाइनेंस के नंबर्स भी इसी हफ्ते आने वाले हैं। चलिए, अब शशि धरा लाइन पर है बेलगाम से। पूछिए अपना सवाल। क्या आपको आवाज सुनाई दे रही है मेरी? सुना रही मैडम। बताइए क्या ट्रेड लिया आपने सर? मैडम मदर का तुमने लेके आया था 2 लाख 164 में लिया था। 164 सर, इतना टाइम क्यों दिया आपने इस ट्रेड को? 143 हो गया। उसका रिजल्ट अच्छा आता है बोल के उसी टाइम में लिया था। नहीं, मदरसन सुमी की हालत काफी बिगड़ गई है, इनको काफी प्रेशर झेलना पड़ रहा है और आजकल मारुति जैसा शेयर नहीं चल रहा, तो आपको क्यों उम्मीद है कि ऑटो एंसिलरीज पैसा कमा कर देंगी? शुभम, एकदम गलत ट्रेड, तुरंत प्रभाव से एग्जिट कर लें क्या? तुरंत एग्जिट करना चाहिए। आज का जो फॉल है वो और एक्सेलरेट होता जा रहा है सॉरी, जो इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ से जो प्रीवियस सपोर्ट है 138 140 का, उसके भी नीचे यहाँ पे फिसलने की पूरी संभावना है। तो मुझे लगता है बिल्कुल अभी का भी निकल जाना चाहिए। और एक बार 138 के नीचे जाता है तो हो सकता है कि नेक्स्ट जो सपोर्ट है वो 130 125 तक भी ये स्टॉक फिसल सकता है। तो मेरी यहाँ पे सलाह होगी कि लॉस बुक करके एग्जिट कर लें। ठीक है। और एक जनरल में एक दर्शकों को एक चीज़ बोलूँगा कि मार्केट में शॉर्ट करना कोई गलत नहीं है। और इस समय मार्केट उस फेज़ में है जहाँ पर इंडिविजुअल स्टॉक्स में शॉर्टिंग में ज़्यादा पैसा बन रहा है लॉन्ग करने के बजाय। तो इसमें कुछ गलत नहीं है। अगर आप कोई स्टॉक्स को, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस इसलिए बना है कि अगर मार्केट का फेज़ ख़राब है, जो कि हमको दिख रहा है कि ब्रॉडर मार्केट का फेज़ ख़राब है, तो उसमें शॉर्ट करके अगर पैसा बन रहा है तो वो करिए। आपके पोर्टफोलियो वाले स्टॉक को भी आप शॉर्ट करके पैसा बना सकते हैं, उसमें कुछ गलत नहीं है। चलिए, अब एक SMS आया है नीरज का दिल्ली से। इन्होंने चोलामंडलम के 4 लॉट लिए हैं 1235 पर। मेरे ख्याल से नुकसान हो रहा होगा इनको यहाँ पर। और औरबिंदो फार्मा के 3 लॉट लिए हैं 761 रुपये पर। यहाँ पर क्या चल रहा है, क्योंकि औरबिंदो में हल्का सा मोमेंटम लास्ट वीक हमने देखा था, लेकिन औरबिंदो का 761 का लिया हुआ थोड़ा मार्जिनल प्रॉफिट इनको 764 यहाँ पर चल रहा है। NBFCs की तो हालत ख़राब है और इसमें तो फ्रेश सेलिंग आ रही है प्रकाश। तो चोला में तो मैं समझूंगा आप कहेंगे कि निकल जाएं, लेकिन व्यू दीजिए। और औरबिंदो में थोड़ा सा प्रॉफिट हो रहा है। वेल, चोला में तो निकल जाना चाहिए क्योंकि उसमें और भी लोअर लेवल देखने को मिल सकते हैं। रही बात औरबिंदो में, इनको प्रॉफिट मिल रहा है, मेरे ख्याल से निकल जाना चाहिए क्योंकि मेरा ये शॉर्टिंग कॉल है आज के लिए। तो जो मिलता है वो ले लीजिए। ओके, तो ये फिलहाल आपके लिए सलाह। दोनों ही स्टॉक्स पे थोड़ा सा आप चौकन्ना रहें। और एक चीज़ हम हमारे दर्शकों को बता दें कि जब भी आप ट्रेड लें, डायरेक्टर साहब वो फायर कीजिएगा प्लेट जो हमने रूल बुक बनाई है, उसमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है कि आप अपने कैपिटल को डेफिनेटली सुरक्षित रखें। ज़्यादा नुकसान से बचने के लिए आपने स्टॉप लॉस लगाना है। अनुज, मैं हर रोज़ ये लगातार कहते रहते हैं, आप लोग उस पर अमल नहीं कर रहे, तो हमने आपके लिए वो रूल बुक लिख दी है। अब इसको आप पढ़ें और प्लीज़ उसको फॉलो करें। किसी भी ट्रेड में आपने स्टॉप लॉस लगाना है। और ऐसी स्थिति आएगी कि कुछ सौदों में स्टॉप लॉस शायद ट्रिगर होगा अनुज, लेकिन मैक्सिमम में अगर स्टॉप लॉस को अग्रेसिवली फॉलो करेंगे तो नुकसान होने के चांसेस बहुत बहुत कम है। तो ये परहैप्स एक पत्थर की लकीर होनी चाहिए कि जो भी सौदा लें आप उसमें स्टॉप लॉस लगाएं। 2 पत्थर की लकीरें। एक तो ये हो गया कि एक स्टॉप लॉस लगाएं। और मतलब कई बार क्या होता है ना हर्षदा, मैं कई ट्रेडर्स को देखता हूँ
स्टॉप लॉस लगाते हैं वो चार्ट जब में गिरने लगता है ना, जी। वो अपना स्टॉप लॉस एडजस्ट कर लेते हैं। उनको लगता है कि नहीं थोड़ा सा यहाँ पे तो वो, लेकिन वो गलत है। और दूसरी बात, अपना जो प्रॉफिट है, प्रॉफिटेबल ट्रेड को कैरी करें और लॉस मेकिंग ट्रेड को पहले कट करें। जहां तक हमारे यहाँ पे, और ये सबके साथ होता है, मैं मेरे पिताजी भी काफ़ी टाइम से करते थे पहले, जब बहुत पहले, वो होता है ये कि आप लॉस मेकिंग ट्रेड को कंटिन्यू करते हैं और प्रॉफिट मेकिंग ट्रेड को जल्दी बुक कर लेते हैं। वो उल्टा करना चाहिए। चले, तो ये एक रूल बुक हम आपके लिए हर रोज, जब तक आप लोग ठीक से समझ नहीं जाते, आपके लिए रूल्स लगातार सामने आते रहेंगे। ये कुछ आम चीजें हैं जिस पर अगर आप ध्यान देंगे तो आप फायदा कमाएंगे और अपना बाजार में पैसा बनाकर जाएंगे। आप बाजार में आते हैं पैसे बनाने के लिए। चलिए, इस बीच फार्मा कंपनियों की बात हो रही थी और एक बड़ी खबर भी आ रही है। CNBC आवाज के हाथ एक्सक्लूसिव जानकारी लगी है कि बाजार का दायरा बढ़ाया जा सकता है इन कंपनियों के लिए। कई नामी कंपनियों के ब्रांड्स के विज्ञापन और रिटेल मार्केटिंग की इजाजत मिल सकती है। मौजूदा कानून के तहत ऐसा करना गैर कानूनी है। ज्यादा डिटेल्स के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं प्रतीक श्रीवास्तव। प्रतीक, क्या बताइए, क्या एक्सक्लूसिव जानकारी आपके हाथ लगी है? देखिए, फार्मा सेक्टर को बड़ी राहत देने की तैयारी है और ये राहत मिलेगी जो ओवर द काउंटर बिकने वाली ड्रग्स हैं, यानी कि वो दवाएं जो बिना डॉक्टरी प्रिस्क्रिप्शन के आप खरीद सकते हैं। इसकी परिभाषा तय करने जा रही है सरकार। तो इसके दो बड़े फायदे होते हुए दिख रहे हैं। पहला फायदा तो ये होगा कि जो दवाइयां हैं वो आपको, जो फार्मा कंपनियां हैं उनके लिए दवाओं का जो बाजार है वो बढ़ जाएगा। यानी कि अभी आप देखते होंगे कि आप सिर्फ केमिस्ट शॉप से ही दवाइयां ले पाते हैं। आने वाले दिनों में आप जो है उसको रेलवे स्टेशन से, एयरपोर्ट से, जो सुपरमार्केट्स हैं वहां पर, या पेट्रोल पंप पे जो शॉप्स बनी है वहां से आप उनकी खरीदारी कर पाएंगे। दूसरा बड़ा फायदा ये होगा फार्मा कंपनियों को कि जो भी वो दवाएं ओवर द काउंटर ड्रग्स के तौर पर शामिल की जाएंगी परिभाषा में, यानी कि कुछ शेड्यूल H की दवाइयां भी हैं जो फिलहाल डॉक्टरी प्रिस्क्रिप्शन के बिना नहीं मिलती हैं, वो ओवर द काउंटर ड्रग की परिभाषा में आ जाएंगी। और जो वर्तमान में जो दवाइयां हैं जिनको आप आमतौर पे लेते हैं केमिस्ट शॉप पे, उनकी मार्केटिंग की इजाजत मिल जाएगी। यानी कि उसका अगर आप विज्ञापन करना चाहें टेलीविजन पे, अखबारों में, तो आप उसका विज्ञापन कर सकेंगे और मार्केट एक्सेस बढ़ेगा। जैसे मार्केट का दायरा बढ़ जाएगा। जो मौजूदा कानून है वो इसकी इजाजत नहीं देता कि कोई कंपनी किसी दवा की रिटेल मार्केटिंग करे, उसके विज्ञापन चलाए। हालांकि इस जो प्रस्तावित फैसला है, कानून है, उसके तहत जो परिभाषा है वो तय की जाएगी, लेकिन उसमें इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि जो कंज्यूमर्स हैं उन्हें नुकसान ना हो, वो जबरदस्ती ज्यादा दवाइयां ना खरीद ले। इसलिए लेबलिंग और जो पैकिंग नॉर्म्स हैं वो बदले जाएंगे। लेकिन साफ तौर पे ये जो खबर है इसका सीधा असर बड़ी फार्मा कंपनियों को होता हुआ दिखेगा, जो मार्केटिंग में या फिर विज्ञापन में इस तरह का पैसा ज्यादा खर्च कर सकते हैं और अपने जो बड़े नामी ब्रांड्स हैं उनको वो प्रमोट कर सकते हैं। ओके, तो एक बड़ी डेवलपमेंट आती हुई अलग अलग दुकानों में ये दवाएं, खासतौर से OTC ओवर द काउंटर ड्रग्स बेचने की यहाँ पर सहूलियत मिलेगी। वो एक बहुत बड़ी राहत होगी और ऑफ कोर्स एडवर्टाइजिंग खर्च इन कंपनियों का बढ़ सकता है। यहाँ पर एडवर्टाइज भी कर पाएंगे। आगे ऑफ कोर्स डिटेल्स आएंगी वो कौन सी दवाइयाँ हैं। शुक्रिया प्रतीक, इस खबर पर आगे और डिटेल्स जब आएंगे हम आपसे बात करेंगे ज़रूर। लेकिन मार्केट पर लौटते हैं और मार्केट की चाल देखिए, इसमें कोई कुछ खास सुधार तो है नहीं। 290 अंकों की गिरावट अभी भी मिड कैप इंडेक्स में देखने को मिल रही है। 26,860 के आसपास निफ्टी बैंक टिकने की पूरी कोशिश में। लेकिन इस समय का ट्रेड क्या बनता है, इस पर बात करते हैं। बताइए प्रकाश, आपने कौन से शेयर निकाले हैं और क्या ट्रेड लिया जाए? औरोबिंदो फार्मा में लगता है जो गिरावट हुई है 780 में एक ब्रेकडाउन हुआ है। पॉसिबल है कि लोअर लेवल देखने को मिले, 740 735 देखने को मिल सकता है। आते दिनों में स्टॉप होगा 780 का, तो औरोबिंदो में वीकनेस है। दूसरा एक एक्सिस बैंक है बैंकिंग क्षेत्र से, यहाँ पर भी लगता है कि एक स्लाइड हो सकता है। टारगेट ऑन द डाउन साइड 640 के हैं, स्टॉप होगा 670 का। ओके, तो एक्सिस में आप कह रहे हैं बिकवाली और साथ ही साथ औरो फार्मा में भी एक ब्रेकडाउन है, तो बिकवाली करके चले। शुभम, आपके ट्रेड्स? दो स्टॉक है, दोनों ही मंदी के तरफ है। तो पहला HPCL पे एक स्ट्रैटेजी है ऑप्शंस का। ओवरऑल अगर ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को देखें तो मुझे लगता है ये जो कंसोलिडेशन हमें बहुत दिनों से देखने को मिल रहा था वो अब मैच्योर हो चुका है और अब मार्केट के साथ यहाँ पे भी करेक्शन आता हुआ दिखेगा। तो एक बेयर पुट स्प्रेड करने की सलाह है। 240 का पुट खरीदे, 230 का पुट बेचे। ₹2.85 का कॉस्ट है। टारगेट होगा ₹8 का और स्टॉप लॉस 0 का ही है, बिकॉज इसी एक्सपायरी का यहाँ पे कॉल है। और दूसरा जो कॉल है वो है PFC पर। PFC को अगर देखें तो एक पेनेंट का फॉर्मेशन से फिर से एक ब्रेकडाउन हुआ है। 100 के आसपास में हैवी पुट राइटिंग था और वहाँ पे अनवाइंडिंग देखने को मिला है। तो मुझे लगता है पुट राइटर्स यहाँ पे थोड़े ट्रैप हो चुके हैं और इसके चलते थोड़ा और यहाँ पे गिरावट बढ़ेगा। तो ₹100 के स्ट्राइक का पुट खरीदे, ₹5 के टारगेट के लिए स्टॉप लॉस होगा 50 पैसे का। ओके, तो ये फिलहाल आपके लिए ट्रेड्स इस समय लिए जा सकते हैं। अच्छा, ब्रेक लें उससे पहले अनुज,
सरकारी बैंकों की स्थिति बिल्कुल। बिगड़ती हुई। इंडियन बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, ये आपके भी रेडार पर आ रहे हैं स्टॉक्स? इंडियन बैंक तो खैर नंबर बहुत ही खराब थे जी। इंडियन बैंक के, तो इसमें तो कोई डाउट है नहीं। मेरे ख्याल से आज का जो स्टॉक आपको ट्रैक करना होगा वो होगा बैंक ऑफ इंडिया, बिकॉज वहाँ पर नंबर्स हैं। और एक बात हुई थी कि पीसीए से बाहर आने के लिए क्या उनका एक जो थ्रेशोल्ड है वो थ्रेशोल्ड वो क्रॉस करेंगे, उसके नीचे आएगा कि नहीं आएगा, 6% के नीचे नेट एनपी अगर आएगा तभी वो मानेंगे। लेकिन इसमें ऑलरेडी पिछले महीने बहुत बड़ी रैली आई थी, तो ये थोड़ा सा वल्नरेबल है। लेकिन इंडियन बैंक में तो मतलब पिछले काफ़ी टाइम से शॉर्ट बन रहे हैं। हर्षदा, फ्राइडे को नंबर आए थे, उस दिन भी ये स्टॉक काफ़ी गिरा था और आज भी 6% डाउन है उसमें तो मतलब। और ये इसलिए भी ज़्यादा आश्चर्यचकित करने वाला है क्योंकि इंडियन बैंक स्ट्रॉन्ग बैंकों में से, जी। एसबीआई के बाद इंडियन बैंक इंडियन का नाम बैंक आता का जिक्र है, है। लेकिन उसका नंबर इतना खराब था तो इसके लिए उसने भी काफ़ी माहौल बिगाड़ा है। जी हाँ, ये पूरा पैक इनफैक्ट इस समय मूड बिगाड़ता हुआ। इंडियन बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, पीएनबी, यूनियन, इन सब में काफी कमजोरी है। और चलिए एक बात जो अभी हो रही है, सुबह मार्केट को आईटी होल्ड कर रहा था, अभी इन्फोसिस ने लो बना दिया दिन का। जी। टीसीएस अभी भी ग्रीन में है, विप्रो अभी भी ग्रीन में है, लेकिन इन्फोसिस ने अभी फ्रेश इंट्राडे लो बनाया है। वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है मेरे लिए क्योंकि ये स्ट्रॉन्गेस्ट स्टॉक था मार्केट के लिए। यहाँ पर थोड़ी सी सेलिंग स्टार्ट होगी। जब स्ट्रॉन्गेस्ट स्टॉक में सेलिंग स्टार्ट होती है तो थोड़ा सा एक इंडिकेशन होता है कि जो इंडेक्स है वापस टर्न अराउंड कर रहा है। जी हाँ, फिर से शायद आगे दबाव देखने को मिल सकता है। चलिए इसी के साथ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। शुक्रिया शुभम, आपसे इजाजत लेंगे। प्रकाश हमारे साथ बने रहेंगे, आगे सवाल जवाब का सिलसिला जारी रहेगा, बने रहिए हमारे साथ।